वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम आपके जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक्स होने वाले हैं ये श्योर शॉर्ट कह सकते हो इसको आप, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ वही कंसेप्ट बताए जाएंगे जिसमें जो कंफर्म हमारे जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम फुल रिवीजन देखेंगे अपने फिजिक्स का। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी फिजिक्स की फॉर्मुला बुक है जो हमने आपके लिए प्रिपेयर की है। तो ये फॉर्मुला बुक मोस्टली बच्चे एक्सेस कर चुके हैं। अगर आपको भी इसको एक्सेस करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं एंड किस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वो सभी डिस्कस करेंगे। और इसकी हेल्प से आप अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बुक जो हम आपके लिए लेके आए हैं इसमें टोटल 80 पेजेस हैं। और मोस्टली बच्चे इसको एक्सेस कर चुके हैं, काफी बच्चे ने इसका बेनिफिट लिया है। इसकी हेल्प से आप अपना वन शॉट रिवीजन कर सकते हैं विद इन, आप कह सकते हैं कि विद इन मिनट्स आप अपना कंप्लीट रिवीजन भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो देखते हैं भी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा। और इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि इस फॉर्मूला बुक में हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की हुई हैं। तो अगर ये आपको लग रहा है कि भी आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फोर्स। तो फोर्स में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो वही सभी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं एंड उनके एसआई यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जैसे फोर्स में F इजिकल्स टू एम में ये है हमारे पास सिंपल। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। और इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है, एक बताएंगे क्या सीजीएस यूनिट। तो इसमें क्या होती है, सीजीएस यूनिट डाइन होती है। 1 न्यूटन में कितने होते हैं, 10⁵ डाइन होता है। ये यूनिट्स हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ही हमसे पुटअप किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन हो गया, ये सभी हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, देख सकते हैं आप। कपल ऑफ मूवमेंट हो गया, लेकिन इसमें जो श्योर है कि मीन्स जो आता ही आता है इस तरीके की बात करेंगे। जैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये वाला केस आ जाता है कि बताइए डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाए, रेस्ट पोजिशन में आ जाए अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, जैसे यहाँ हमारे पास क्या है, बीम बैलेंस है। इसमें अगर हम दोनों वेट को इक्वल कर दें तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर हम सेवरल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये अपनी पोजीशन पर है, तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, अभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज मोशन में है फिर भी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में काउंट की जा रही है, जैसे सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के जो भी एग्जांपल्स हैं इसी को क्या कहते हैं हम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे क्या है ये, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल वाली कंडीशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में काउंट की जाती है। तो सेवरल द बॉडी इज सेड टू बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना, बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में रहे सेम स्टेट। ठीक है, सेम मोशन लग रही है मीन्स उसका जो मोशन है वो कम ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, मीन्स इसकी जो स्पीड है वो अप या डाउन नहीं हो रही है, वेरिएबल नहीं है, मीन्स एक कांस्टेंट है। तो उसी केस में हम कह सकते हैं इसी को क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल रहते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, फ्री फॉल हो गया, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है क्योंकि वो आपको ऑब्जेक्ट दे देगा और बोल देगा बताओ उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है। जैसे एक रोड होता है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है, रोड के मिड पॉइंट पर। जैसे ये हमारे पास रोड है तो रोड के मिड पॉइंट पर। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसे उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर आप उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकें, जहां पर आप उस ऑब्जेक्ट को किसी भी कह सकते हो किसी भी निप पर बैलेंस कर सकते हैं। ये इसको सिंपली हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम न्यूक्लियस लेते हैं कि भी ऐसा पॉइंट जहां पर सभी मास कंसंट्रेट हो जाए। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सभी मास है जिस पॉइंट पर बैलेंस्ड हो जाता है उसी को हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये सर्कुलर रिंग में हमारे पास क्या है, इसका सेंटर होता है। सर्कुलर डिस्क में ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, सॉलिड एंड और हॉलो स्पेयर्स में ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, मीन्स स्पेयर तो उसके इनसाइड होगा, अंदर की तरफ। एंड सॉलिड सिलेंडर में मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मिड पॉइंट में ये जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है इसका मीन्स ये जो हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट इसके मिड में। एंड सॉलिड कोन में, सॉलिड कोन है हमारे पास, तो सॉलिड कोन में क्या होगा, एट अ हाइट h/4 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, एट अ हाइट h/4। तो सॉलिड कोन ये वाला केस है ना, इनको इंपॉर्टेंट है, देखो इनको इंपॉर्टेंट बोलते हैं हम कि जैसे सॉलिड कोन है हमारे पास, ये कोन हम ले लेते हैं। इस कोन में ये कह रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट एट अ हाइट h/4 फ्रॉम द बेस, बेस से h/4 हाइट पर। मीन्स अगर इसकी टोटल हाइट
10 है, या फिर हम लेट कर लेते हैं भी इसकी टोटल हाइट अगर 12 है, तो इसका h अपॉन 4 मीन्स 12 अपॉन 4 इसकी बेस से 3 सेंटीमीटर हाइट पर, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं इसका, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं इसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोलते हैं। ओके, लेकिन ये आपसे हमेशा बेस से नहीं बोलेगा, ये आपसे वर्टेक्स से भी बोल देगा। अगर ये ऊपर से मीन्स अगर ये बेस से h अपॉन हाइट पर है, h अपॉन 3 हाइट पर है, फिर टॉप से कितने पर होगा, वर्टेक्स से कितने हाइट पर होगा, तो वर्टेक्स से कितने हाइट पर होगा, टोटल हाइट h है, h में से माइनस कर दो h अपॉन 3, क्योंकि नीचे से हाइट ली h अपॉन 3, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2h अपॉन 3। तो ये केस हमारे पास बन रहा था जब हमने एमसीक्यूज किए थे। तो वर्टेक्स से अगर बोल रहे तो ध्यान रहे कि वो बेस से बोल रहा है वर्टेक्स से। तो अगर वो बेस से बोल रहा है तो h अपॉन 4 हाइट, इस वाले केस में h अपॉन 4, अगर ये h अपॉन 4 है तो h अपॉन 3 इसमें है होलो कोन में, एक होलो कोन है एक सॉलिड कोन है, ये सॉलिड कोन है। सॉलिड कोन का मीन्स है कि भी आप पूरा मटेरियल से बनाया है, इसके अंदर कुछ भी खाली नहीं है, ठीक है। तो ये है एक सॉलिड कोन, लेकिन होलो कोन जिसमें अंदर से ये खाली है तो उसको हम होलो कोन कहते हैं। उस वाले केस में क्या होता है h अपॉन 3 होता है, लेकिन सॉलिड वाले केस में h अपॉन 4 होता है। अगर ये सॉलिड वाला केस है तो इसमें वर्टेक्स से बोले तो बेस से h अपॉन 4 सेंटर ऑफ पॉइंट, इसकी हाइट पर कहाँ पर आता है, एट अ हाइट h अपॉन 4 फ्रॉम द बेस, बेस से h अपॉन 4 हाइट पर। लेकिन अगर हम टॉप से देखें तो किस हाइट पर होगा, h माइनस h अपॉन 4, तो ये होगा 4h माइनस h, तो हो जाएगा 3h अपॉन 4 पर। ओके, ये होगा 3h अपॉन 4 हाइट पर, 3h अपॉन 4 हाइट पर, ये होगा 3h अपॉन 4 हाइट पर। समझ रहे हो आप? तो टॉप से क्या होगा 3h अपॉन 4 हाइट पर। सेम ये केस है होलो वाला, कि अगर हम बेस से देखें तो h अपॉन 4 हाइट, और अगर आप टॉप से देखोगे h माइनस h अपॉन 3 कितना आएगा, 2h अपॉन 3, 2h अपॉन 3 होगा कहाँ से, टॉप से। फिर अगर हम देखें सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग सेंटर ऑफ रिंग बोलते हैं इसको हम। जो सर्कुलर रिंग में अगर हम कोई भी रिंग है, ठीक है, इसको अगर हम रिंग लेट कर रहे हैं तो इसका रिंग का जो सेंटर होगा उसमें, एंड तो ऐसा जरूरी नहीं कि भी ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सर मीन्स किसी भी शेप के अंदर आए, ठीक है, वो शेप के बाहर भी लाई कर सकता है। तो हम एग्जांपल देखेंगे जहाँ पर शेप के बाहर भी लाई करता है। एंड ये अगर होलो है हमारे पास भी, जैसे ही रिंग है, अब रिंग का सरफेस यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ तो खाली है, सभी होलो है, तो यहाँ पर ये अंदर इनसाइड भी आ रहा है इसके, लेकिन यहाँ पर कोई सरफेस नहीं है। ओके, तो इस तरह के केस भी होते हैं हमारे। एंड ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना में मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो इसका सेंट्रोइड होता है वही क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से करना है। ट्रायंगुलर लैमिना हो गया पैरेललोग्राम, एंड रेक्टेंगुलर लैमिना स्क्वायर रोम्बस, तो इसमें क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन होता है उसी पर हमारा क्या आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट आता है। ओके, फिर आगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मोस्टली सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर लीनियर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी बोथ रिमेन कांस्टेंट होती है, लेकिन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल होती है लेकिन स्पीड कांस्टेंट होती है। इसमें स्पीड कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी को वेरिएबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये इसके डायरेक्शन चेंज हो रही होती है ईच एंड एवरी पॉइंट पर। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, और डायरेक्शन पर भी डिपेंड, वेलोसिटी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, इसलिए इसे बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, और एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसे हम एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। देखो स्पीड अगर हम देखें, स्पीड के सेंस में स्पीड सेम है इसकी भी, जैसे 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसी के लिए इसीलिए हम इसे एक्सीलरेटेड मोशन भी बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको एक्सीलरेटेड मोशन भी बोल रहे हैं यहाँ पर। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस करनी ये इंपॉर्टेंट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, जो टुवार्ड्स द सेंटर लगती है, एंड सेंट्रीफ्यूगल जो अवे द सेंटर लगती है। अब देखो इसको हम सेंट्रीपिटल को हम रियल फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि रियली ये क्या लग रही है, ये जो स्प्रिंग है इस पर लग रही है, लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये है हमारी वर्चुअल फोर्स, इसको वर्चुअल या फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं, वर्चुअल, ठीक है, इसको हम वर्चुअल फोर्स कहते हैं, ये याद रखना है आपको, या फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट, तो ये तो फर्स्ट चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर सेकंड में आ जाते हैं, जैसे हमारे पास अब वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके फॉर्मूला हो गए हमारे पास, इसके एसआई यूनिट हो गई, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट जूल होती है, सीजीएस में इसको अर्ग बोलते हैं, और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। तो इसमें देख सकते हैं जैसे हमने वर्क के सभी केसेस डाले हुए हैं, कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो वर्क डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस होता है। अगर केस सेकंड में थीटा जी 90, अगर थीटा 90 है तो वर्क 0 हो जाता है, अगर 180 है तो वर्क नेगेटिव है। तो नेगेटिव वर्क का एग्जांपल दीजिए, जैसे हम फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ओके,
इसमें हम क्या करेंगे, जो केसेस हैं सभी केसेस देखने हैं आपको कि जीरो वाला केस क्या होता है, मैन पुशिंग अ वॉल। ठीक है, जीरो केस है हमारे पास, जीरो वर्क डन होगा। एंड वेट ऑफ अ ट्रॉली मूविंग अलोंग अ हॉरिजेंटल सरफेस। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें जीरो केस हो जाएगा हमारे पास। अगर एंगल 90 है, ठीक है, तो अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर अगर हम देखते हैं तो एंगल कितना होता है 90। तो कभी भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम 90 लेते हैं एंगल, और 90 एंगल में क्या होता है, cos 90 जीरो होता है। दैट्स वाई इसमें वर्क डन जीरो हो जाता है, तो वर्क डन जीरो केस है। एंड जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है वो होता है हमारे पास नेगेटिव वर्क डन केस। नेगेटिव वर्क डन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में आता है। जैसे कोई बंदा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है वही हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन का केस होता है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट आगे की तरफ और फोर्स पीछे की तरफ, दोनों में कितना एंगल 180। तो ये तो है इसमें इंपॉर्टेंट केस। तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट केस डाले हुए हैं। जैसे हमने पावर, पावर क्या होता है, ठीक है, पावर का क्या फॉर्मूला है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड इसकी जो अदर यूनिट है ये सभी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे हॉर्स पावर होता है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके। एंड एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट वगैरह ये हमने पहले से डिस्कस किया, लेकिन ये 1 किलोवाट आवर, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर होती है। इसमें कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा। एंड 1 जूल, ठीक है, कैलोरी की सेंस में अगर हम देखें तो 1 जूल में कितने कैलोरी होती है, 0.24 कैलोरी, या फिर 1 कैलोरी में जूल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ये आ जाता है 4.18 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल, जितना इस पर चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। एनर्जी एंड पावर में डिफरेंस। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स डाले हुए हैं, और देखो इसमें है मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला टॉपिक, इसमें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एंड इसमें कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाला जो केस है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक, केमिकल, इलास्टिक, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी क्या होते हैं। ओके। एंड ये रिलेशनशिप हो गया काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। एंड उसी से रिलेशन बना हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी इजिकल्स टू पी, इजिकल काइनेटिक एनर्जी टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, या तो इसको ऐसे लर्न रखो आप, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, या फिर अगर आप पी को उधर रहने देंगे तो इसे हो जाएगा 2km, 2mk या 2km। एंड स्क्वायर हटाएंगे हम पी स्क्वायर से तो ये हो जाएगा रूट में 2km, 2 किलोमीटर, ऐसे याद रख सकते हो आप कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। वैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड, ये भी आ जाता है केजी मीटर पर सेकंड, ये क्लास 9th में किया था हमने। तो सिंपली ये रिलेशन आपको लर्न रखना है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमारे पास टोटल वर्क डन क्या होता है, कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये हो जाता है हमारे पास सिंपल। अब ये है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाले केसेस, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, तो इलेक्ट्रिक डायनामो हो गया, मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन कर रहा है, और हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में थर्मोकपल कर रहा है। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। साउंड एनर्जी लाउड स्पीकर हो रही है, और लाउड साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी माइक्रोफोन करता है। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन चेंज कर रहा है, जब हम चार्ज करते हैं एक बैटरी को, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी। लेकिन केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है सेल में, सेल में केमिकल एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है, लाइटनिंग कैंडल मीन्स जलते हुए कैंडल में, मोमबत्ती में। एंड लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी फॉर्म हो रही होती है, मीन्स कन्वर्ट हो रही होती है सन में से। कैसे, इस सन क्या करता है, मीन्स सॉरी, ये प्लांट क्या करता है, प्लांट लेता है सनलाइट, ठीक है, प्लांट क्या लेता है, सनलाइट, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उससे केमिकल एनर्जी जिससे फूड बनाता है अपना, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, ठीक है, H12O6, C6H12O6, ये इस फॉर्म में हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में क्या करता है, केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये फोटोसिंथेसिस में होता है हमारे पास, प्लांट्स करते हैं इस वर्क को, कौन करता है, प्लांट करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज। एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिक बल्ब करता है, लेकिन लाइट एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं इसको हम। एंड इसमें कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, इस तरह के एग्जांपल हैं जो आपकी बुक में है, तो वो सभी एक बार एक अच्छे से लर्न करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। तो हीट एनर्जी को इसमें मैकेनिकल एनर्जी में, तो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, ये बताइए। ये करता है
स्टीम इंजन, ठीक है? स्टीम इंजन जैसे आपने पहले देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, तो ये जो इलेक्ट्रिक मीन्स स्टीम ट्रेन्स होती थी, ठीक है? स्टीम ट्रेन्स होती थी, स्टीम इंजन उसमें यूज़ किया जाता था, तो उसमें क्या होता है हमारा कि स्टीम की हेल्प से हम क्या करते हैं उस ट्रेन को चलाते हैं। तो वही क्या है हमारा स्टीम इंजन ही एग्जाम्पल होता है कि जो हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो सिंपल ये है हमारे पास इसके एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्पल पुटअप कर लेता है। फिर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें अगर आप देखें तो इसमें आप ये वाला केस कर लें, द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। जैसे हमारे पास क्या होता है, पेंडुलम केस होता है, तो पेंडुलम केस में जो ये हमारे पास मीन पोजीशन होती है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो की, बिकॉज हाइट जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, ठीक है? ये वाले केसेस हैं। वैसे क्वेश्चन कभी कभी इसमें से पुटअप किया जाता है कि किस पोजीशन पर क्या होगा हमारा, लेकिन बस इसमें सिंपल है कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, बस, ठीक है? एक पॉइंट पर इक्वल आ जाते हैं, हाफ वे में इक्वल आ जाते हैं, एंड जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये इसमें केस होता है, ओके? तो ये है कि टेबल शोइंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन वर्टिकल मोशन, अगर वो वर्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है? अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे इसमें कह रहा है कि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, अगर अगर हो जाए डाउनवर्ड मोशन जैसे फ्री फॉल में होता है, तो फ्री फॉल में अगर ये एच हाइट पर है तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो जैसे अगर हम देखें कि हाईएस्ट पॉइंट ए, हाईएस्ट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, समझे आप? एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी, और टोटल एनर्जी मिलकर क्या हो जाएगी, एम जी एच होगी। लेकिन हाफ वे में अगर हम देखें तो हाफ एम जी एच होगा, यहाँ पर हाफ एम जी एच होगा और ये एम जी एच होगा। अगर इसका आपको एक्सप्रेशन समझना है, मीन्स इसका सिंपल डेरिवेशन समझना है, तो इस पर हमने डेरिवेशन भी डाला हुआ है, जिसमें शो किया गया है कि जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है, हर एक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर कॉन्स्टेंट रहती है। मीन्स अगर यहाँ पर 10 जूल आपकी एनर्जी है तो इधर भी 10 जूल होगी, इधर भी 10 जूल होगी, वो मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होगी, मीन्स डिस्ट्रॉय नहीं होती वो किसी भी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर क्या होती है, कंजर्व होती है, फिक्स्ड होती है। ऐसे सेम आप देखेंगे कि अगर वो बिल्कुल डाउनवर्ड आ गया, मीन्स बेस पर आ गया, ग्राउंड पर आ गया, तो एम जी एच ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एम जी एच हो जाएगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बिकॉज हाइट जीरो हो जाएगी। एंड ये एम जी एच टोटल एनर्जी हमारी एम जी एच ही रहेगी ईच एंड एवरी पॉइंट पर, ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ऐसे सेम यहाँ पर इसमें, ओके? कि अगर हम अपवर्ड मोशन कर रहे हैं, अपवर्ड मूव करा रहे हैं इसको, अगर वो ग्राउंड पर है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ग्राउंड पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी टोटल एम जी एच होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हाफ एम बी होता है, एम बी स्क्वायर होता है, लेकिन हम एम जी एच के सेंस में ले रहे हैं। और अगर वो जीरो हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो और ये टोटल एम जी एच होता है। तो बस ये सिंपल रखना होता है आपको। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा। फिर मशीन वाला चैप्टर आ गया हमारे पास, तो मशीन वाले चैप्टर में हमारे पास सिंपल मशीन क्या होता है ना, ये सभी करना है आपको। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड अपॉन एफर्ट, एल ई, ठीक है? लोड अपॉन एफर्ट, एल ई, लोड अपॉन एफर्ट होता है इसमें सिंपल। और इसको क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। तो कैसे समझ सकते हैं कि एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म, एफर्ट जैसे अभी लेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है? और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, लोड रखा हुआ है, तो जैसे आप एफर्ट लगाओगे तो ये मूव करेगा। अब इसमें अगर एफर्ट आर्म क्या हो जाए, लॉन्ग हो जाए, ये फलक्रम यहाँ पर आ जाए सिंपली, तो भाई अगर एफर्ट आर्म क्या है, लॉन्ग है ना, तो आप कम एफर्ट में ज़्यादा लोड को क्या कर सकते हो, लिफ्ट करा सकते हो सिंपली। ये सिंपल एग्जांपल होते हैं डेली लाइफ, तो आप इनको इमेजिन भी कर सकते हो। तो बस इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, या फिर एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म, ये सिंपल फॉर्मूला है इसमें। फोर्स मल्टीप्लायर कब बोलते हैं, जहां पर हम कम फोर्स से कम एफर्ट से ज्यादा लोड को लिफ्ट कर सके, जहां पर एफर्ट कम हो, लोड हैवी हो। समझ गए आपकी, कम एफर्ट से ज्यादा लोड को हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, तो उसी को हम फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं, जहाँ पर हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे प्लायर, ठीक है? क्रोबार, नट क्रैकर, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। स्पीड मल्टीप्लायर जहाँ पर वर्क तेजी से होता है, तो वहां पर क्या होता है कि भाई लोड कह सकते हो कम होता है, एफर्ट ज्यादा लगाना होता है इसमें। लेकिन इस वाले केस में एफर्ट आर्म छोटी हो जाती है। जैसे ये वाला केस हमारे पास क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर का, ये फोर्स मल्टीप्लायर का केस है। लेकिन अगर हम एक सीजर में देखते हैं तो इस सीजर में क्या होता है, जो एफर्ट आर्म होती है हमारी, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, एफर्ट आर्म छोटी होती है हमारी, एफर्ट आर्म छोटी होती है, इधर ले लेते हैं हम एफर्ट आर्म, अगर आपको एफर्ट आर्म इधर लेना है, एफर्ट आर्म क्या होती है, छोटी होती है, एफर्ट आर्म क्या होती है हमारी, छोटी होती है। लेकिन ये जो हमारे पास क्या है,
लोड आर्म में ये लॉन्ग होती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर स्पीड मल्टीप्लाई होती है कि हम यहाँ पर हमें फोर्स ज़्यादा लगाना होता है, एफर्ट ज़्यादा लगाना होता है, लेकिन स्पीड मतलब बहुत ही स्पीडली ये वर्क करता है। तो स्पीड मल्टीप्लायर का केस है ये हमारा। एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में जहाँ पर लोड और एफर्ट सेम होते हैं, जैसे पुली वाला केस देखते हैं कि भाई हमने क्या कर दिया, एफर्ट का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया है। ठीक है, जैसे एक वेल होता है, वेल से अगर हमें पानी मीन्स वाटर को लिफ्ट करना है, तो वाटर को लिफ्ट करने के लिए अगर हम उसको डायरेक्ट करें, मैं डायरेक्ट पुल करें हम उसको, तो इस तरीके से रोप को आप क्या करोगे, पुल करोगे। यहाँ पर बकेट है ऐसे समझो। लेकिन अगर हमने एक पुली लगा दी तो हमने उसके डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया है, हमने उसके डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया है, समझ रहे हो आप। तो इसमें क्या करता है कि डायरेक्शन को चेंज क्या करता है, यहाँ पर लोड और एफर्ट सेम हो जाता है। जैसे एक सिंगल पुली होती है हमारे पास, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म हो जाता है। तो ये केस होते हैं। वेलोसिटी रेशियो, डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड सिंपल ही होता है। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होता है कि कितना वर्क आउटपुट मिल रहा है, कितना वर्क इनपुट पर। ठीक है, वर्क आउटपुट अपन वर्क इनपुट, और एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालें तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू में 100, ये होता है। और इसका सिंबल ये इस तरीके से एन की तरह से ईटा बोलते हैं। ओके, ये होता है हमारा सिंपली। तो ये है। और एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन क्या होती है, 100% या ऑलवेज लेस लेस देन 1 होती है अगर वो नॉन आइडियल मशीन है। ठीक है, एक्चुअल मशीन है, एक्चुअल वे में आइडियल मशीन में 100% हो सकती है, क्योंकि कोई भी मशीन है वो 100% एफिशिएंसी कभी नहीं देती है, आप सभी को मालूम है। बिकॉज कुछ ना कुछ एफिशिएंसी मतलब मीन्स उसका क्या हो जाता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है हीट वगैरह में, फ्रिक्शन वगैरह में। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे, इनको कर सकते हो आप। तो मोस्ट इंपोर्टेंट देखो फिर इसमें आ जाते हैं कि ये टाइप्स ऑफ लीवर, जैसे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, इस तरीके से। तो फर्स्ट क्लास लीवर में फलकम, सेकंड में लोड, और थर्ड क्लास में एफर्ट। ये क्या है, एफ एल ई, ये क्या होता है, मिडिल पोजीशन में होते हैं। फर्स्ट क्लास में फलकम मिडिल पोजीशन में होगा, सेकंड क्लास में लोड होगा, एंड थर्ड क्लास में होगा एफर्ट। ये होता है इसमें सिंपल। तो थर्ड क्लास में एफर्ट होगा हमारा सिंपल। इसमें एफ एल ई, ये है हमारे पास एफ एल ई, तो फलकम इन मिडिल, लोड इन मिडिल, एंड एफर्ट इन मिडिल, ये होता है इसमें सिंपल। यहाँ पर थर्ड क्लास लेवल में हमारा एफर्ट आता है। ठीक है, एफर्ट मिडिल में आता है। तो इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ये एग्जाम्पल आ जाते हैं कि जैसे प्लायर, फलकम बिटवीन होता है। ठीक है, जहाँ पर कोई भी कह सकते हैं मशीन फिक्स्ड होती है, उसी को हम फलकम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ये स्पेड टर्निंग सॉइल, सीजर हो गया, एंड शीशो हो गया, स्पून यूज टू ओपन लिड हो गया, क्रोबार हो गया। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हैं। हैमर हो गया एक, क्लो हैमर, हैंडल ऑफ वाटर पंप हो गया। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके, फर्स्ट क्लास लीवर के। सेकंड क्लास में जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, देखो एफ एल ई से आप इस तरीके से इसको लर्न रख सकते हैं। एफ एल ई मीन्स फलकम, लोड एंड एफर्ट। तो यहाँ पर लोड बिटवीन होगा, और ये फलकम और एफर्ट साइड में होंगे। ठीक है, फलकम एफर्ट साइड में होंगे। फलकम इधर भी हो सकता है, एफर्ट इधर भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर लेकिन लोड हमेशा बीच में होता है। जैसे हमेशा इसमें देखें कि लोड यहाँ पर क्या है, बिटवीन आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, फलकम हमने फिक्स कर दिया, और यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। जैसे हमारे पास तो बोतल ओपनर हो गया, नट क्रैकर हो गया, एंड बार टू लिफ्ट लोड हो गया, एंड ये हमारे पास व्हील बेयर हो गई। सेकंड क्लास के एग्जांपल है। थर्ड क्लास में एफ एल ई के अकॉर्डिंग एफर्ट जिसमें बिटवीन आ जाए, तो यहाँ पर फूड ट्रेडलर हो गया, एंड ये शुगर टोंग हो गया, नाइफ हो गया, एंड स्पीड लिफ्टिंग अ लोड। तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, थर्ड क्लास लीवर के। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें जो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल आ जाते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पर किस टाइप का लीवर होता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्लास का लीवर पाया जाता है नोडलिंग एक्शन ऑफ हेड में। तो नोडलिंग एक्शन ऑफ हेड में यहाँ पर हमारे पास ये फिक्स होता है, और यहाँ पर ये लोड है, एंड यहाँ पर ये एफर्ट। ठीक है, मसल से एफर्ट लगाते हैं, यहाँ पर ये लोड से हम इसका मूवमेंट कराते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नोडलिंग एक्शन। ठीक है, ये आगे पीछे हम करते हैं, जैसे अप डाउन आप देख रहे हो। ठीक है, गर्दन को अगर आप अप डाउन करोगे तो ये क्या है हमारे पास, ये ऑप्शन है किसका, फर्स्ट क्लास लीवर का। सेकंड क्लास में राइजिंग वेट ऑफ द बॉडी ऑन टो, अगर आप अपने टो पर क्या करते हैं, बॉडी वेट को राइज करते हो, तो ये क्या है हमारे पास, सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एल लोड बिटवीन होता है, एफर्ट आप ऊपर ऊपर की तरफ लगा रहे हो, और फलकम यहाँ पर फिक्स्ड हो गया आपका। ओके, थर्ड में एफ एल ई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एफर्ट बिटवीन होगा, तो यहाँ पर एफर्ट देखो आप इधर से मसल से एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पर फलकम जो हमारी एल्बो है ये फिक्स हो गई, एंड यहाँ पर आपके पास लोड है। तो ये क्या है हमारे पास, थर्ड क्लास एग्जाम्पल है, थर्ड क्लास लीवर का। तो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर लीवर के एग्जाम्पल्स हैं वो सभी आपको बताने होते हैं। फिर पुली आ जाता है, पुली में
सिंगल फिक्स पुली हो गई हमारे पास, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ये आ जाता है कि मैकेनिकल एडवांटेज बताइए किसमें, सिंगल फिक्स पुली में। तो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज वन फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल पुली। तो आपकी आइडियल पुली है, नॉन आइडियल पुली है, अगर वो सिंगल फिक्स पुली है तो उसमें वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज वन होगा, ये याद रखना है आपको। और एफिशिएंसी 100% होगी। एंड सिंगल, तो ये हम आइडियल वाले केस ले रहे होते हैं, ये आइडियल वाले केस ले रहे होते हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे पास क्या है 100% एफिशिएंसी, क्योंकि 100% एफिशिएंसी आइडियल केस में होती है। आइडियल पुली के लिए अगर हम सिंगल मूवेबल पुली देखें कि सिंगल मूव कर सकती है हमारे पास पुली, ये सिंगल मूवेबल पुली है, इस वाले केस में हमारे पास वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज टू होगा, ये ऑलवेज टू। ठीक है, वन तो हमारे पास किस में होगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल वाले केस में होगा, लेकिन वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज टू होगा इसमें, यहाँ पर ऑलवेज टू होगा, ऑलवेज टू फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल पुली। ठीक है, तो वन तो हमारा ये वाला केस है जिसमें हमारे पास सिंगल फिक्स पुली है। एफिशिएंसी, तो वेलोसिटी रेशियो टू हो जाएगा, डायरेक्ट वो आपसे बोल देता है। अब इनके एग्जाम क्या है, फॉर्मूलाज भी अभी हम आगे देखेंगे, जैसे हमारे पास है कि वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट। एंड फिर इसमें हम देखते हैं, देखो पुलिस में आप जो क्या है हमारे पास ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज वो आ रहा है इस बार हमारे सिलेबस में, तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम देख सकते हैं, पुली को करना है अगर ज़्यादा। अदरवाइज आप अगर पुली वाला कॉन्सेप्ट अगर स्किप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 अगर हम देखें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसके डिफरेंट केसेस हो गए हमारे पास, ये सभी आपको करने हैं। तो सिंपल ये केसेस तो आपको मालूम है, इसमें जो इंपॉर्टेंट केस आते हैं हमारे पास जैसे 90 वाला केस, अगर इंसिडेंट एंगल 90 हो जाता है हमारे पास, तो देन ये क्या होता है, अनडेविएटेड और नॉन रिफ्रैक्शन वाला केस आता है। तो नॉन रिफ्रैक्शन वाला केस हमारा कब आता है, अगर हमारे पास क्या है 90 डिग्री वाला केस है। ओके, ये केसेस आ जाते हैं हमारे पास। एंड इसी के में जैसे कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ डायरेक्ट आ जाता है रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, और इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओके, और फिर इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोला जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऑलवेज हमारा क्या होता है, अगर हमारी लाइट एयर टू एनी मीडियम में एंटर हो रही होती है, ठीक है, हमेशा फर्स्ट मीडियम क्या होगा, एयर, और सेकंड मीडियम क्या होगा, एरिया वैक्यूम बोलते हैं यहाँ पर हम, एरिया वैक्यूम फर्स्ट मीडियम, और सेकंड मीडियम हमेशा कोई भी हो सकता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम की, मीन्स यहाँ पर जो ऊपर वाले जो स्पीड ऑफ लाइट होगी ये हमेशा, जो मीडियम वन होगा वो हमेशा वैक्यूम या एयर होगा। तो अगर फर्स्ट मीडियम हमेशा एक वैक्यूम या एयर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओके, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन किया, अगर उसने कहा कि भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, उसने गिवन किया 1.5। आप यहाँ पर समझ जाना है कि फर्स्ट मीडियम कि ये किस मीडियम से किस में एंटर कर रहा है, ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम ग्लास में एंटर कर रहा है, तो ये 1.5 होगा फर्स्ट से ए से जी में, ये होगा सिंपल। ये बस आप इसकी हेल्प से अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास रिलेशन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हो गया, एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ इन टू मीडियम में क्या वेवलेंथ का रिलेशन होता है, तो ये हमारे पास लैम्डा डैश मीन सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये होगा हमारे पास सिंपल रिलेशन। तो ये सिंपल सी इसमें हमने टॉपिक वाइज सभी चीजें डाली हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या गिवन किया है, एयर टू ग्लास गिवन किया है, तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर होगा। या फिर आपको गिवन किया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास गिवन किया है, तो अगर आपको इसका रेसिप्रोकल या फिर आपको फाइंड करना है वाटर टू ग्लास, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्लास टू वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हो, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा वन होता है, देख सकते हो आप सिंपल। तो ये होता है हमारे पास केस। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो केस है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पर एयर है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीन्स ग्लास, ये हो सकता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये होगा। अगर लेट कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास वाटर होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाटर करते हैं स्पीड के सेंस में, स्पीड के सेंस में हम क्या करते हैं, वाटर करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ग्लास। अब इसमें से क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हमारे पास कुछ मीडियम है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन किए हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन कितना 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू कितना है 1.7 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थ्री
कितना है 1.1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 गिवन के आपको 2 है हमारे पास। तो इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी, किस मीडियम में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी, ये बताना है आपको। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा ना, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, मीन्स रेसिप्रोकल की ज्यादा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट होगी। समझ रहे हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट। बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स किस मीडियम की कितनी ज्यादा डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स कितना ज्यादा क्राउड है उसके अंदर, जितना ज्यादा क्राउड होगा लाइट को पास होने में उतना ही प्रॉब्लम होगी, उतनी ही मुश्किल से, उतनी डिफिकल्टी से उसमें से पास होगी वो, इसलिए इसकी स्पीड क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम स्पीड होगी, ये याद रखना है आपको, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। फिर ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, ये आपको देखना है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो शिफ्ट है, ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जैसे कि I1 + I2 होता है A+, ये क्या है हमारे पास, लैम्डा बोल देते हैं हम इसको, डेल्टा बोल देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी ये क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास, ये इंसिडेंट रे होती है, ओके, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल। और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये इमरजेंट रे होती है हमारे पास सिंपली। ये है क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव, ये नॉर्मल। ओके, तो इसमें ये रिलेशन हमें याद रखना है, इसके हेल्प से आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं। तो इसमें फिर हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग हो गए, ये आपको देखना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, I1 और I2 इक्वल हो जाते हैं, जहाँ पर ये I1 और I2 इंसिडेंट एंगल और हमारे पास क्या है, इमरजेंट एंगल इक्वल हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अ, इस वाले केस को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसी केस में मिनिमम डेविएशन होता है तो 2I - A। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 2I - A करना है, जहाँ पर I1 और I2 दोनों सेम हो जाते हैं। इसी केस में मिनिमम डेविएशन होता है, अदरवाइज ये डेविएशन इंक्रीज होता रहता है। ओके, ये करना है इसमें। जैसे इसमें यहाँ पर देखा भी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की फर्स्ट डिक्रीज एंड रीचेस टू द मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीज, पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा, मिनिमम वैल्यू पर जाएगा और फिर ये इंक्रीज होगा। तो यही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। इसी केस पर हम इसको फाइंड करते हैं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है, 2I - A। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करने के लिए। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आता है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का केस आ गया कि भाई रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। देखो, अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, या तो हमारे पास वही है फॉर्मूला कि आप क्या करो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसकी रियल डेप्थ कितनी है और अपेरेंट डेप्थ हमें क्या दिख रही है, अगर वो गिवन किया था उसके आप से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल पोजीशन से कितना ऊपर दिखाई देगा, अगर आपको ये फाइंड करना है, तो डायरेक्ट आप क्या करिए, रियल डेप्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे 1 - 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। बस ये सिंपल फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर कंसिक्वेंसेस, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार and sun appears to be raised and can be seen 2 minutes before actual sunrise and 2 minutes after actual sunset. Actual position of the coin appears raised in water. Stick put in a glass of water appears bent. ये सभी कंसिक्वेंसेज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। क्रिटिकल एंगल, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले केस हमारे पास आते हैं। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, कि अगर लाइट एंटर कर रही है किससे, डेंसर मीडियम टू इसमें रेयरर मीडियम में कर रही है। तो अगर आप देखो, अगर लाइट डेंसर मीडियम, यहाँ पर डेंसर मीडियम है एंड यहाँ पर है जैसे मान लेते हैं एयर, और यहाँ पर है ग्लास, और यह है रेयरर मीडियम, ठीक है। तो ये हमारे पास डेंसर से रेयरर मीडियम में अगर एंटर कर रही है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमेशा आप देखो कि अगर आप लाइट जैसे इंसिडेंट एंगल करते हो आप, ठीक है, इंसिडेंट एंगल फॉल कराते हैं हम, इस पर एक लाइट फॉल कराते हैं, तो ये क्या होगी हमारे पास, ये अगर हम इसको नॉर्मल लाइट कर लें, अगर हम इसको नॉर्मल लाइट कर रहे हैं, ये इंसिडेंट एंगल, तो ये क्या होगी, अवेदा नॉर्मल जाती है, क्या होती है, अवेदा नॉर्मल जाती है, अवेदा नॉर्मल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे ये और दूर जाएगी। और एक केस ऐसा होगा कि एक ऐसा इंसिडेंट एंगल होगा जिस पर ये क्या हो जाएगी, पूरा सरफेस के अलोंग आ जाएगी, मीन्स 90 हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो उसी केस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। When a ray of light travel from denser medium to rarer medium, then the angle of incidence to which the angle of refraction is equivalent to 90। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए उसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन सी हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये कह सकते हो आप सिंपल, बिकॉज साइन 90 क्या होता है, 1 मीन्स अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में फाइंड करोगे फर्स्ट से सेकंड में, जैसे फर्स्ट हमारा ग्लास ले रहे हैं मीडियम फर्स्ट, और सेकंड हम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इसी को हम साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर कह सकते हैं। तो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल आर, इंसिडेंट एंगल अपॉन में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर हम देखें साइन ऑफ एंगल आई, अगर हम इसको आई ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको आई ले रहे हो, इधर वाले को आई ले रहे हो, आप इधर वाले को आई ले रहे हो, आप इधर वाले को आर ले रहे हो, बिकॉज ये हमारा भी ग्रेटर एंगल है। ये जो फॉर्मूला बना है ना, इसी केस में बना है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फाइंड कर रहा है ना, ये इस ग्लास का फाइंड कर रहा है। अगर ये ग्लास का फाइंड करेगा ना, अगर ये ग्लास का फाइंड करेगा, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेगा एयर के रिस्पेक्ट में, साइन ऑफ एंगल पहले ए में होगा, एयर में कितना है, तो ये साइन ऑफ एंगल ए में होगा, तो इसे साइन 90 बोल सकते हैं हम। एंड इसको क्या बोलेंगे, साइन, ये एंगल जो हमारे पास आ जाए रिफ्रैक्शन एंगल, इसको अगर हम बोल रहे हैं तो इसी को हम साइन सी बोल रहे हैं। साइन 91 होगा, अगर इसमें हम फाइंड करें कि ये 1 हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन में साइन सी। साइन सी को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये होगा सिंपली। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अब ये केस बनता है हमारे पास कि अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाए, अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाए, तो फिर ये क्या होता है, लाइट रे, फिर लाइट रे बाहर की तरफ मीन सेम मीडियम में वापस आने लगती है, और उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस कहते हैं। और ये कंप्लीटली बाहर नहीं आती, कुछ लाइट क्या होती है अभी, रिफ्रैक्ट भी हो रही होती है और कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रही होती है, दोनों ही केस होते हैं इसमें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही केसेस इसमें हो रहे होते हैं। इसमें पार्सली रिफ्लेक्ट हो रही होती है, पार्सली क्या हो रही होती है हमारे पास, रिफ्रैक्ट हो रही होती है। टोटल हमारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेनन द रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे बैक टू द सेम मीडियम व्हेन पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, जैसे डेंसर से रेयर में आ रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, जैसे हम इतना एंगल को क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, सेम मीडियम में वापस आने लगेगी। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऐसे ही इन केसेस में होता है, जैसे अब देखो आप एयर से जा रहे हो आप, ठीक है, एयर से इस मीडियम में गए आप, तो ये क्या हमारे पास, ये मीडियम है हमारे पास, और अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो सेम मीडियम, अगर ये 45 है तो सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक है, ये सेम मीडियम में वापस आएगी। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है। यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस अकर हो रहा है सेम। यहाँ पर भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये 45 होगा। एंड यहाँ पर देखें हम क्या कर रहे हैं, ये लाइट गई हमारे पास एयर से किस में गई, ग्लास में, ग्लास से ग्लास में वापस आएगी, ग्लास से ग्लास में ही वापस आ रही है हमारे पास। तो सिंपल ये करेंगे हम। इन केस इसको आपको देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल रखना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, ये हमारे पास केसेस डिफरेंट केसेस हैं। ये डायरेक्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, जैसे ये आ जाता है हमारे पास इक्विलेटर प्रिज्म का केस आ जाता है कि अगर हम इक्विलेटर प्रिज्म में देखें तो क्या होगा, इसमें हमारे पास लाइट हमने एंटर कराई, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये 60 तो ये 60 इधर आ जाएगा। ओके, थर्ड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू 30 90 60, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 30 90 60 अगर हम देखें तो इसको आप सिंपली देख सकते हैं कि हमने लाइट एंटर कराई यहाँ पर 60 वाली साइड से, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, सेम एंगल पर गया ये 60 तो ये भी 60 होगा इधर। ओके, एंड देन ये क्या हो गया हमारे पास, ये एंगल हमारे पास क्या है, 30 है, तो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, ये बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सिंपली ये है हमारे पास केसेस। तो ये इन केसेस के अकॉर्डिंग आप इनको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि लाइट रे एंटर कर रही है, ये एंगल हो गया हमारे पास 30, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये केसेस आपको अच्छे से रीड करने हैं, सभी केसेस आपको अच्छे से रीड करने हैं। फिर ये हो गया हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन वेव में क्या डिफरेंस है, किसका कहाँ पर यूज होता है। तो इसमें इमेज मच ब्राइटर होती है और परमानेंट होती है, इसमें मच लेस ब्राइट एंड द ब्राइटनेस ग्रेजुअली डिक्रीज होती है इस केस में। नो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है। एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, इसमें ओनली पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्टेड व्हाइल रेस्ट इज रिफ्रैक्टेड। तो ये केसेस हैं इसमें। तो ये आपको सभी कंसिक्वेंसेस कर लेने हैं इसके। तो फिर ये आता है, फिर रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस, ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें, रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस कैसे करना है, काइंड्स ऑफ लेंस लेंस करना है आपको कि बाई कॉनकेव क्या है, प्लेन कॉनकेव क्या है, कॉनकेव कॉनकेव क्या है, ठीक है। तो जैसे बाई कॉन्वेक्स, दोनों ही कॉन्वेक्स पार्ट है, बाई कॉन्वेक्स होगा, प्लेनो एक प्लेन हो गया हमारे पास, एक
कॉन्वेक्स हो गया तो प्लेनो कॉन्वेक्स। ये हमारे पास कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेवो, कॉनकेवो एंड कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेवो एंड कॉन्वेक्स। तो ये केसेस है हमारे पास, ये सभी आपको मालूम होने चाहिए। बाय कॉनकेव से बाय कॉनकेव बोलेंगे, दोनों ही के कॉनकेव वाली शेप है। प्लेन और कॉनकेव, ये प्लेन और ये कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यहाँ पर कॉन्वेक्स, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ है कॉन्वेक्स, और एक कॉनकेव अंदर की तरफ। ओके, ये सभी केसेस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर आपको लेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसे बाय कॉन्वेक्स भी कह रहे हैं, बाय कॉनकेव, ये दोनों हमारे। इसमें टू फोकस होते हैं एंड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, लेकिन इसमें F1 और इसको 2F1 बोलते हैं, F2 और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F2 बोलते हैं। इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। सेम यहाँ पर भी वही केसेस है। ओके, एंड देन अगर हम इसमें देखें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस, किसका कौन फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है? ये हमारे पास कॉनकेव, कॉनकेव फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होगा? तो फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होगा? जैसे हम इसमें देखें कि फर्स्ट वाले जो सरफेस है कंप्लीट हो रही है किधर के साइड, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की तरफ, मीन्स राइट हैंड पार्ट में। तो राइट हैंड पार्ट में जो भी हमारे पास सेंटर होगा और इसी का हाफ फोकस होगा, तो फोकल लेंथ राइट हैंड साइड में आई तो ये पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स इसका जो फोकल लेंथ होगी वो होगी पॉजिटिव, और कॉनकेव में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, बिकॉज इसका जो फर्स्ट सर्कल है वो इधर कंप्लीट होता है। जैसे आप ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हो, लेफ्ट हैंड साइड पर जो फर्स्ट वाले से कह सकते हो आप, ये सरफेस है, ये इधर की तरफ आ रहा है, तो ये सरफेस इधर कंप्लीट हो रहा है राइट हैंड साइड में, तो इसलिए फोकल लेंथ क्या हो गई हमारे पास? राइट हैंड साइड में आने वाली सभी लेंथ पॉजिटिव। नेगेटिव साइड में कंप्लीट हो रहा है तो नेगेटिव साइड में आने वाली सभी लेंथ नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइड में कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो नेगेटिव साइड में आने वाली लेंथ नेगेटिव। यहाँ पर जो फोकल लेंथ लेंगे हम ये वाला लेंगे और ये नेगेटिव होगा। तो बस कौन वैक्स में पॉजिटिव एंड कॉनकेव में नेगेटिव, ये याद रखना है आपको। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकाई ऑफ लेंसेज, ये आपको करना है सिंपल। तो ये सभी आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं, इमेज कहाँ बनती है हमारी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इन्फिनिटी पर रखते हैं तो फोकस पे बनती है, F2 पे बनती है की साइड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, मीन्स उल्टी बनेगी। बियॉन्ड 2F1 के अगर बियॉन्ड रखे हैं तो बिटवीन बनेगी किसके? F2 और 2F2 के बिटवीन बनती है। ये डिमिनिश, ये सेम ही केस होते हैं जैसे हमने मिरर में किए हैं क्लास 9th में। तो यहाँ पर क्या करोगे, जैसे जैसे आप नियर आते रहोगे यहाँ पर, जैसे जैसे यहाँ नियर आते रहोगे तो यहाँ पर ये हमारे पास, कि अगर 2F1 के पीछे है तो ये 2F2 और 2F2 के क्या होगा हमारे पास, अ, बीच में बनेगा। जैसे पास आते रहोगे ये इमेज दूर बनती रहेगी। जैसे आप 2F1 पर आओगे तो 2F2 पर बनेगी, 2F1 पर आएंगे तो 2F2 पर बनेगी। जैसे हमारे पास क्या बनती थी, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती थी कौन के मिरर में, ये केस हमने क्लास 9th में देखे थे कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी कहाँ पर फॉर्म होती है, इमेज भी फॉर्म होती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। ये केसेस है हमारे पास। 2F1, 2F2, सेम साइज, तो इसमें सेम साइज, ये आपको इंपॉर्टेंट है कि सेम साइज का भी इमेज बनती है कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पुट करें। मैग्नीफाइड और रियल इमेज कब बनती है, तो अगर हम 2F1 और F1 के बिटवीन रखते हैं। लेकिन ऐसी मैग्नीफाइड इमेज एक वर्चुअल वाले केस में बनती है, जिसे हम वर्चुअल वाला केस लेते हैं। तो मैग्नीफाइड और वर्चुअल केस होता है जिसमें हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रखते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, ये होता है सिंपली। ऐसी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन देखनी है आपको कैसे होती है, तो इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। और इसमें टू ही केसेस हैं कि अगर आप इन्फिनिट पे रखते हो तो फोकस पर, और अगर आप बिटवीन या फिर बियॉन्ड F1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, या फिर इन फ्रंट ऑफ लेंस रखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, ये बनती है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बिटवीन कहीं पर भी रख दो तो हमेशा इमेज फोकस और क्या बनती है हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन बनती है, F1 और 0 की। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास दोनों केसेस, कब ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखें, कहाँ पर इमेज बनती है। जैसे इन्फिनिटी पर 2F2 पर अभी हमने केसेस देखे थे, बियॉन्ड 2F1 पर तो F2 और 2F2 पर, तो हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में इसका क्या होना चाहिए, इमेज बन जाना चाहिए। तो हमारे जो माइंड है ना उसमें ही इसकी इमेज बन जानी चाहिए कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा है या फिर मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, किस तरीके की बन रही है हमारी, स्मॉल बन रही है, बिग बन रही है, किस तरह की इमेज बन रही है। तो डिमिनिश बन रही है मीन्स छोटी बन रही है, सेम साइज बन रही है, इन्वर्टेड, ठीक है। कहाँ पर यूज होता है, तो बर्निंग ग्लास में, कैमरा लेंस में, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, ये भी आता है स्लाइड प्रोजेक्टर में, कैलोरीमीटर में, ठीक है। इस तरीके से आ जाते हैं हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन।
इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं सभी चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगी। जैसे यहाँ साइन कन्वेंशन हो गया कि साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, तो साइन कन्वेंशन में सिंपल रूल है कि अगर हम कोई भी लेंथ लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव ली जाएगी, राइट हैंड साइड में लेंगे तो नेगेटिव। जैसे कि अगर हम अगर वी क्या बन रहा है और इमेज इधर बन रही है तो पॉजिटिव ली जाएगी इमेज डिस्टेंस वी। यू ऑलवेज इधर रहता है तो यू तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, किसी भी केसेस में ले लो, इस वाले केस में ले लो, यहाँ पर भी ऑलवेज नेगेटिव होगा। और इसमें केस बनता है फोकल लेंथ, जैसे इसकी जो फोकल लेंथ है वो इधर की तरफ कंप्लीट हो रही है तो इसलिए फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव है, और इसकी फोकल लेंथ इधर कंप्लीट हो रही है इसलिए फोकल लेंथ क्या है इसकी नेगेटिव। एंड ऑल्सो इसमें क्या है हमारे पास, ऑल्सो अगर हम इसमें देखें तो ऑल्सो हमारे पास क्या होता है, हाइट का इसमें और मैटर होता है कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चाहे राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो उसको क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे दोनों केस में। लेकिन अगर वो नेगेटिव है मीन्स नीचे की तरफ है तो हमेशा हम नेगेटिव लेंगे, इधर भी नेगेटिव लेंगे इधर भी नेगेटिव लेंगे। ये होता है सिंपल। लेंस फॉर्मूला 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u लेते हैं। तो ये आपको लर्न रखना है कि लेंस फॉर्मूला है बीच में होता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आता है प्लस माइनस का। और इनको भी आगे पीछे रख लेते हैं कि वी लें या यू लें, तो इसको याद रखना वी यू है। ठीक है, पहले हम क्या लेंगे 1/f इजिकल्स टू 1/, तो वी माइनस 1/u है। ओके, 1/v माइनस 1/u है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें लर्न रखनी होती है, रिमेंबर रखनी होती है एग्जाम के लिए। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है वी अपॉन यू कर लो या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं इसमें सिंपली। तो ये है हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मीन्स होता है कि भी किस साइज का हम ऑब्जेक्ट ले रहे हो, कितने साइज वो दे रहा है हमें, मीन्स वो सेम ही साइज दे रहा है, फिर साइज से ग्रेटर वैल्यू दे रहा है, साइज से बड़ा साइज दे रहा है इमेज का, या फिर ऑब्जेक्ट साइज से छोटा साइज दे रहा है इमेज का। तो यही मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन अगर क्या आ जाए ग्रेटर देन 1 है तो भी ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड बन रहा है, ठीक है, बड़ी इमेज बन रही है। अगर ये 1 आ जाए तो सेम साइज है, और अगर ये मैग्निफिकेशन क्या जाए -1 आ जाए तो भी समझ जाना आपको साइज क्या है, स्मॉलर है इससे ऑब्जेक्ट साइज से। ये केसेस हैं इसमें। तो सिंपली आप इनको कर सकते हैं। फिर ये लेंस फॉर्मूला हो गया P इक्वल्स टू 1/f मीटर में, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ क्या फोकल लेंथ इन मीटर, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इसकी यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है इसमें, डायरेक्ट डायोप्टर। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है हमारी, डायोप्टर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लेंस इसका कहाँ कहाँ एक यूज होता है ये बताना है आपको, ठीक है। फिर ये स्पेक्ट्रम आ गया, स्पेक्ट्रम में आपको क्या करना है, सिंपल इसमें क्या कर लेना है आपको, ये हो गया हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो विबग्योर क्या ऑर्डर रहता है, कौन लीस्ट डेविएट है कौन मोर डेविएट है, तो जो वायलेट कलर है वो क्या होता है हमारे सबसे ज्यादा डेविएट होता है। और इसीलिए ये क्या होता है स्कैटर्ड बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग पावर। और लीस्ट स्कैटर्ड क्या है हमारे पास, रेड कलर है, तो रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड है। और इसीलिए इसको हम रेड सिग्नल वगैरह में बनाते हैं जिससे कि हम इसको दूर से आसानी से देख सकें। और सनसेट और सनराइज के टाइम पर भी हमें रेड लाइट ही देखने को मिलती है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर, लीस्ट डेविएशन होता है। स्पेक्ट्रम, कोज ऑफ डिस्पर्जन, तो ये सभी आपको करने हैं इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इनकी वेवलेंथ रेंज क्या है लर्न नहीं करनी होती, ये आपको इनकी जो वैल्यूज है वो लर्न नहीं रखनी होती, बस देखना होता है इनकी सीरीज क्या है, कि गामा रेज है बिलो 0.1 सेकेंड है, एक्सरे क्या है, अल्ट्रावायलेट क्या है, रेडियो वेव सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कॉमन प्रॉपर्टी, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, दे ऑल ट्रेवल विद द सेम स्पीड। तो ये आपको करना है इसमें सिंपली, ओके। इसको अच्छे से आप देख लेना, इसमें अच्छे से आपको क्या करना है अपना अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके हेल्प से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, आप इसके हेल्प से इजीली अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें पॉइंट टू पॉइंट डाले हुए हैं। सारे सभी क्वेश्चन इसमें पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे आपको, कोई भी टॉपिक इसमें बाहर नहीं मिलेगा। अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई बिल्कुल हमने पूरी कंप्लीट ही बुक कर ली है, कंप्लीट बुक रिवाइज की है। जैसे साउंड आ गया हमारा, ठीक है, ये सभी चैप्टर्स हैं इसमें। तो बस इसको अभी हम इतना रखते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आप इसके जो फॉर्मूला बुक है उसको एक्सेस कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सिंपल आपको ये 40 रुपीज़ में पड़ेगी, और 40 रुपीज़ इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, हमने अमाउंट भी इसलिए रखा है कि जिससे कि आप इसके इंपॉर्टेंस समझें और अच्छे से इसको इंपॉर्टेंस दें, और इसको अच्छे से रीड करें, जो आपको ये बेनिफिट दे एग्जाम में। क्योंकि फ्री की चीज़ों को तो लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, देखते हैं एक बार कि अरे बेकार है वैसे दे रहे होगा ये। तो इसीलिए आपके लिए हम इसको पेड रख रहे हैं, उतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं रखा है आपके लिए, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी बुक को अच्छे से रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए हमने भी लेक्चर डाल दिया, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आप उस लेक्चर से देख सकते हैं। तो एग्जाम मटेरियल सीरीज 2025 फिजिक्स के लिए भी हमने एग्जाम मटेरियल सीरीज 2025 प्रिपेयर की है।
आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और देखिए एग्जाम मटेरियल सीरीज 2025 फिजिक्स के लिए। वहाँ पर आपको कंप्लीट जो भी चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में से कितना आ रहा है, कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो सभी वहाँ पर वो लेक्चर मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमें सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।